Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the fundamental rights. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं स्टेट की तरफ से. फंडामेंटल राइट्स किस लिए बने? फंडामेंटल राइट्स स्टेट की वेलफेयर के लिए बने. एक स्टेट में, एक कंट्री में अमन तब होगा, लॉ एंड ऑर्डर तब मेंटेन होगा जब फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए जाएंगे. Fundamental rights starts from Article 8 and ends at Article 28 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की. आर्टिकल 8 है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड. इस आर्टिकल में दो चीज़ों की बात हुई है. दो वर्ड्स इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट किए गए हैं कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है मुतज़ाद. तो इस आर्टिकल में क्या बात है कि ऐसे लॉज जो कि मुतज़ाद होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के, वो लॉज वॉइड होंगे. लॉज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड, कि कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे. अगर पहले से ही कोई ऐसे लॉज बने हुए हैं जो कि इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, तो 2 साल के अरसे के अंदर अंदर उन लॉज को चेंज किया जाएगा. अगर कोई बिल ऐसा पास होता है जिसका कोई क्लॉज अगेंस्ट होता है फंडामेंटल राइट्स के, तो जिस हद तक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहा है वो बिल, वहाँ तक उसको ख़त्म कर दिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पर बात हो रही है स्टेट की, कि स्टेट को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो कोई ऐसा लॉ बनाए जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा. अब बात करते हैं इस आर्टिकल की एक्सेप्शन की. एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होती है कि ये जो ऊपर हमने लॉज पढ़े हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं होते या अप्लाई नहीं होते इस पर. अब एक्सेप्शन क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किसी हद तक जो है वो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को ज़ब्त कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं उसकी भी रीज़न है. आर्म्ड फोर्सेस जो है वो क्या करती हैं, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं एक कंट्री में, एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को. कोई ऐसा पर्सन है जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहा है, कंट्री में फसाद पैदा कर रहा है, तो उसका फंडामेंटल राइट कोई भी उससे ज़ब्त किया जा सकता है. लेकिन ये जब कोई एक्शन लेंगे उस पर्सन के अगेंस्ट, तो वो एक्शन भी लीगल तरीके से लिया जाएगा. इल्लीगल तरीके से अपनी मर्ज़ी से ये भी कुछ नहीं कर सकते. ये था आर्टिकल नंबर 8. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 9. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 9, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन. ये हर पर्सन का, हर सिटीज़न का फंडामेंटल राइट होता है. किस चीज़ का राइट होता है? राइट ऑफ व्हाट? राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. लाइफ जो है इसका मीनिंग यहाँ पर जो है बहुत ब्रॉड मीनिंग है. लाइफ से मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल करना ही नहीं आता लाइफ में. लाइफ का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी सब चीज़ें जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आदमी को नेचुरल जो है वो मिली हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किसी का बाजू काट दे, टांग काट दे, कोई बॉडी का ऑर्गन ज़ाया कर दे, ये सब भी लाइफ में आता है. तो इस आर्टिकल नंबर 9 के अकॉर्डिंग हर पर्सन का ये राइट है कि उसे सिक्योरिटी फराहम की जाए लाइफ की और लिबर्टी की. अब लिबर्टी क्या चीज़ है? लिबर्टी कहते हैं हम फ्री फ्रॉम कंट्रोल. किसी के कंट्रोल में ना हो कोई बंदा, वो फ्री हो, बिल्कुल उसको फ्रीडम हो, ये होता है लिबर्टी. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 10. आर्टिकल नंबर 10 है सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन. डिटेंशन होता है किसी बंदे को डिटेन कर लेना, किसी बंदे को अपनी कस्टडी में ले लेना, इसको कहते हैं डिटेंशन. अब नो कस्टडी विदाउट इंफॉर्मेशन. किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अपनी कस्टडी में नहीं लिया जाएगा उसको इन्फॉर्म किए बगैर, उसको
उसकी अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए बगैर, रीजंस बताए बगैर कि आपको हमने इसलिए अरेस्ट किया है। नेक्स्ट है लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। उस पर्सन को राइट होगा कि वो अपनी मर्ज़ी का लॉयर हायर कर सके अपने लिए। नेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटों के अंदर उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सेक्शन 61 ऑफ CRPC भी इसको ही डील करता है। अब इस सेक्शन की एक्सेप्शन क्या है? इस आर्टिकल की एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब कि ये जितना हमने ऊपर पढ़ा है, अगर हम किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं जो कि पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर अगर कोई काम कर रहा है, तो उस पर्सन को आप डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। ये था आर्टिकल नंबर 10। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 10A। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 10A। आर्टिकल नंबर 10A है राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है? राइट ऑफ फेयर ट्रायल है कि अगर किसी पर्सन को डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, तो उसको राइट है। राइट ऑफ व्हाट? राइट ऑफ ड्यू प्रोसेस। एक तो उसको ड्यू प्रोसेस का राइट है कि वो जो कुछ भी उसके साथ कार्रवाई की जाएगी वो सब अकॉर्डिंग टू लॉ की जाएगी। सेकंड है कि वो अपनी मर्ज़ी का लॉयर हायर कर सकता है। थर्ड है कि कोर्ट शुड बी इम्पार्शियल। कोर्ट को इम्पार्शियल होना चाहिए, कोर्ट को बायस्ड नहीं होना चाहिए। कोर्ट को तमाम सबूत, तमाम गवाहान, तमाम एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। तमाम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने चाहिए और जिस पर्सन को डिटेन किया हुआ है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एट्सेट्रा इज़ प्रोहिबिटेड। स्लेवरी हम कहते हैं ग़ुलामी को, किसी को अपनी ग़ुलामी में नहीं ले सकते। फोर्स्ड लेबर, किसी से ज़बरदस्ती मुशक्क़त नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती किसी को किसी से काम नहीं करवा सकते। फर्स्ट पॉइंट है स्लेवरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एंड प्रोहिबिटेड, कि ग़ुलामी में किसी को अपनी ग़ुलामी में लेना या फिर इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त, इससे मना किया गया है। फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन आर प्रोहिबिटेड, कि फोर्स्ड लेबर से मना किया है, मतलब किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते, किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते फोर्स्ड लेबर के लिए। मुशक्क़त का कोई काम किसी से आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। अंडर सेक्शन 374 PPC हमें ये बताता है कि जो है इसकी भी सज़ा है कि आप किसी पर्सन को कंपेल कर रहे हैं, किसके लिए? फोर्स्ड लेबर के लिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स शैल बी एंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री, माइन एट्सेट्रा, कि आप किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या फिर ऐसी किसी जगह पर भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और कोई उससे बहुत ज़्यादा क्रूएल नेचर का कोई मेहनत वाला काम आप उससे नहीं करवा सकते। अब इस सेक्शन की एक्सेप्शन क्या है? इस आर्टिकल की एक्सेप्शन क्या है? इसकी ये एक्सेप्शन है कि कंपलसरी सर्विस के जो मामलात होते हैं कि आप सर्विस कर रहे हैं और वो कंपलसरी है आप पर, तो ये तमाम के तमाम बातें इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, इस पर अप्लाई नहीं होंगी। कंपलसरी सर्विस कोई है तो वो आपको करनी ही होगी। अगर कोई पर्सन जो है उसको पनिशमेंट दी गई है किसी भी क्राइम के नतीजे में, वो जेल में है और उसको मुशक्क़त करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, तो वो उसकी पनिशमेंट है। ये होता है अंडर गोइंग पनिशमेंट, तो वो भी उसे करना पड़ेगा। थर्ड वन है पब्लिक पर्पस, कि पब्लिक पर्पस के लिए कोई काम हो रहा है तो वो भी होगा, लेकिन इन तीनों की भी एक एक्सेप्शन है कि ये काम भी नॉट ऑफ क्रूअल नेचर, मतलब क्रूअल नेचर के नहीं होंगे, ये काम भी बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त वाले नहीं होंगे, क्रूअल नेचर के नहीं होंगे। ये है आर्टिकल नंबर 11। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है
एप्लीकेबिलिटी ऑन प्रीवियस लॉज। अब हम इसको रिलेट करके पढ़ते हैं इनसे। सबसे पहला पॉइंट है नो पनिशमेंट ऑफ एक्ट और ओमिशन विच इज़ नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट दैट टाइम ऑफ एक्ट और ओमिशन। मतलब कि एक पर्सन है, उसने एक क्राइम कमिट किया है, लेकिन जिस वक्त पे उसने वो क्राइम कमिट किया है उस वक्त उसकी कोई पनिशमेंट लॉ ने नहीं प्रिस्क्राइब की थी, और बाद में अगर कुछ चंद सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद उसकी पनिशमेंट लॉ की तरफ से प्रिस्क्राइब हो जाती है, फिर उस पर्सन को उस एक्ट और ओमिशन की पनिश नहीं मिलेगी जो उसने तब किया था जब उसकी पनिशमेंट नहीं बताई थी लॉ ने। ये था फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, नो ग्रेटर और डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टी। मतलब एक पर्सन ने एक क्राइम कमिट किया है, उसको उतनी ही और उसी किस्म की सज़ा मिलेगी जो लॉ ने बताई है, उसके अलावा उसको ग्रेटर पेनल्टी नहीं मिलेगी। मतलब जितनी लॉ ने सज़ा उस क्राइम की बताई होगी वही सज़ा उसे दी जाएगी और उसी नेचर की सज़ा उसे दी जाएगी, उसके अलावा उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में दो चीज़ों के बारे में बताया है, एक डबल पनिशमेंट और दूसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है डबल पनिशमेंट के बारे में कि नो पनिश फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक पर्सन को एक ऑफेंस की एक ही बार सज़ा मिलेगी, दोबारा उसको उसी ऑफेंस की सज़ा दोबारा नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन ने क्राइम किया और उसने अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी सज़ा भी भुगत ली, उसके बाद कुछ अरसे के बाद उस लॉ में कोई अमेंडमेंट हो जाती है तो पनिश अगर उसकी इंक्रीज़ कर दी जाती है तो उसके बाद क्या होगा, दोबारा उस पर्सन को आप पकड़ कर ला कर ये नहीं कह सकते कि अब आपको दोबारा सज़ा दी जाएगी क्योंकि सज़ा बढ़ गई है। नहीं, उसको एक ही बार सज़ा दी जाएगी, जो उसने सज़ा एक बार भुगत दी उसको दोबारा उसी ऑफेंस की सज़ा नहीं दी जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है वो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि किसी को आप कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे, किसी को आप मार पीट नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि वो मजबूर होकर अपने ही खिलाफ गवाही दे। ये था आर्टिकल नंबर 13। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 14, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एट्सेट्रा। इसमें वो ये कहते हैं कि डिग्निटी ऑफ मैन, हर पर्सन का ये फंडामेंटल राइट होता है कि उसकी इज़्ज़त महफूज रहे, ठीक है, उसकी डिग्निटी को सिक्योरिटी दी जाए। सेकंड है प्राइवेसी ऑफ होम, उसको प्राइवेसी ऑफ होम प्रोवाइड किया जाए, प्राइवेसी का हक सबका हक है। उसके बाद है नो टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। किस पर्पस के लिए, कि वो एविडेंस उससे आपने किसी किस्म के निकलवाने हैं, आप उसको कंपेल नहीं करेंगे, आप उसे मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर नहीं करेंगे कि आप उसको मजबूर करें एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी पर्पस के लिए आजकल पुलिस स्टेशंस में कैमरास लगाए गए हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो किसी को मारपीट ना करें एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये था आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 आ जाता है नेक्स्ट। आर्टिकल नंबर 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है कि वो पाकिस्तान में रह सकता है, रिमेन इन मतलब रह सकता है, एंटर हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, एंटर और मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान के किसी भी जगह पर वो फ्रीली मूव कर सकता है। उसके बाद है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट देयर ऑफ, कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में वो सेटल हो सकता है, रह सकता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास ये राइट्स हैं, लेकिन अगर लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है किसी किस्म की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक मैटर के लिए, तो फिर आपको उस हद तक रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, अगर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो आपको रेस्ट्रिक्शंस के बीच में, अपने लिमिट्स के बीच में रहकर जो है आपको इन राइट्स को एंजॉय करना होगा, और अगर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं है तो फिर आप इन राइट्स को टोटली एंजॉय कर सकते हैं।
ये था आर्टिकल नंबर 15। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 16 को। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का क्या मतलब है कि आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब आप अगर स्टेट में, कंट्री में कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप पीसफुल तरीके से करेंगे, कोई खून खराबा नहीं होगा, किसी पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा, और विदाउट आर्म आप करेंगे जो भी करेंगे। विदाउट आर्म्स मतलब आपके पास किसी किस्म के कोई वेपन्स नहीं होने चाहिए, किसी किस्म का कोई आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना रहे। सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ फॉर अ पब्लिक ऑर्डर। ये राइट्स आप इंजॉय कर सकते हैं तब तक जब तक आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ की तरफ से नहीं लगाई गई। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, आप पर कोई किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस लॉ इम्पोज कर देता है तो आपको उन लिमिट्स के अंदर रहना पड़ेगा। ये था आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 17 पे। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन कहते हैं जुड़ने को। आपके पास राइट है कि आप किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, आप अपनी यूनियन बना सकते हैं, आप अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मकसद क्या होगा? इसको आप सिर्फ पॉजिटिव वे में इस राइट को यूज़ कर सकते हैं, आप इसे नेगेटिव वे में यूज़ नहीं कर सकते। इसका पर्पस क्या होना चाहिए? फॉर द सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए आप ये काम करेंगे, आप ये काम पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करेंगे, आप ये काम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए करेंगे, लोगों के इंटरेस्ट के लिए करेंगे, आप ये काम मोरालिटी को मेंटेन करने के मोरालिटी के लिए करेंगे, ठीक है। आपका जो भी मकसद होगा उस यूनियन का या उस एसोसिएशन को बनाने का, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट टू एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ। वही बात दोबारा आ गई कि आप ये सब राइट्स इंजॉय कर सकते हैं लॉ की प्रिस्क्राइब की हुई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए, आप उन लिमिट्स को नहीं तोड़ेंगे। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video. And if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.